हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल की। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट कार्बोकैटायन। आज की क्लास में हम कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल की बातें करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ब एनायन। देखो, कार्ब एनायन किसे कहते हैं? कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन आयन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो, कार्बन जो होता है, सपोज इसने यहाँ पर 3 बॉन्ड ऐसे बनाए हुए हैं। आर मतलब कि कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो इसने कार्बन ने जो है 3 बॉन्ड ऐसे बनाए हुए हैं। कार्ब एनायन के केस में क्या होता है, ये जो यहाँ पे एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस मतलब क्या, ये सी नेगेटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो, जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है 4 वैलेंसी होती है उसकी, 4 बॉन्ड्स बना सकता है ना मैक्सिमम, 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या आना था अकॉर्डिंग टू रूल? कार्बन अगर आप सिंपल ऐसे बनाते तो ये आना था, है ना, सिंपल एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड आना था। पर कार्ब एनायन के केस में क्या होता है, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है सी नेगेटिव। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस वजह से क्या होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ठीक है, तो कार्ब एनायन किसे कहते हैं? सी के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके अगर मैं आउटर मोस्ट में आपसे ये पूछूं कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका कार्ब एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है या नहीं होता, तो कैसे बताओगे? देखो, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 1 2 और 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑलमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयरफॉर इसका ऑक्टेट क्या होता है? बिल्कुल कंप्लीट। कार्ब एनायन का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट होने की वजह से ये कैसा होता है नेचर के अंदर? डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक क्यों? बिकॉज इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट होता है, दैट्स व्हाई इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। जो कार्ब एनायन होता है वो कैसी शेप का होता है? पिरामिडल। ये कैसी शेप है? पिरामिडल शेप होती है ना ये, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्ब एनायन का स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। ठीक है, ओके। अब इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री का रहता है? 107 to 108 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल रहता है। किसका? कार्ब एनायन का। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज देख ली कि ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से कैसा है? डायामैग्नेटिक इन नेचर है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? पिरामिडल स्ट्रक्चर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? 107 to 108 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है ना, तो बॉन्ड पेयर टोटल होती है इसमें 3, और लोन पेयर कितने हैं? 1, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कार्ब एनायन में 3 होते हैं और लोन पेयर कितने होते हैं? 1। ठीक है, चलो ये सब बातें तो ठीक है। अब आप एक बात नोट बना के लिखोगे, और वो क्या है कि जो कार्ब एनायन होता है ना, कार्ब एनायन की वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 रहती है, सिर्फ एक केस को छोड़ के, जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर कार्ब एनायन, इफ कार्ब एनायन इज अंडरगो, कार्ब एनायन अंडरगो रेजोनेंस, कार्ब एनायन अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp2 हो जाती है। देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू sp2। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, देयरफॉर इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? एंड ज्योमेट्री जो हो जाती है इसकी वो क्या हो जाती है? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। जब हाइब्रिडाइजेशन 2 होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो देयरफॉर अगर कार्ब एनायन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, अगर कार्ब एनायन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो क्या होती है? उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है और उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अदरवाइज बाकी इस केस को छोड़ के बाकी सब केसेस में कार्ब एनायन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? पिरामिडल शेप रहती है। ठीक है, ओके। अब ये तो हमने देख लिया। अब एक बार ये देख लेते हैं कि कार्ब एनायन बनता कैसे है। ठीक है, चलो देखो, कार्ब एनायन के अंदर क्या बनना है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो एक बार ये देखते हैं कि कार्ब एनायन बनता कैसे है। सपोज यहाँ पर मैंने OH नेगेटिव लिया है। OH नेगेटिव एक कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको ऐड करवाया CH3CHO के अंदर। OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको मैंने इसके अंदर ऐड करवाया,
तो होगा क्या, ये जो O, अब देखो इसके सपोज मैंने यहाँ पे CH2 और यहाँ पे एक H बॉन्ड ऐसे लिखा है, तो O नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, H के ऊपर अटैक करेगा। O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, H के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल बनेगा क्या, यहाँ पे क्या अटैक किया तो इसने वाटर रिलीज हुआ, प्लस में C के ऊपर ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेंगे, देयरफॉर C के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये चीज़ ऐसे ही रही। तो दिस इज हाउ कार्ब एनायन इज फॉर्म, ठीक है। और बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं ऐसे, ये तो मैंने सिंपल आपको सिंपलेस्ट रिएक्शन बताई है कि सपोज एक न्यूक्लियोफाइल है, उसने इसके ऊपर अटैक किया है, तो क्या होगा, O नेगेटिव तो H के ऊपर अटैक करेगा, अटैक का मतलब उसने अटैक किया तो देयरफॉर वाटर बन गया यहाँ पे, ठीक है, OH प्लस H, ऐसे है ना, OH और H, मतलब H कितने हैं, 2 हो गए, तो देयरफॉर H2 हो गया, अब H2 हो गया। अब ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ आया, देयरफॉर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज एंड देन CH2 CHO सेम, ठीक है। इस तरीके से कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कार्बोकैटायन की क्लास के अंदर कि कार्बोकैटायन कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी टाइप के होते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पर भी जो कार्ब एनायन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, डेट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब प्राइमरी का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो मैं कुछ नहीं कर रही, C नेगेटिव H2 है, यहाँ पे भी मैंने C नेगेटिव H2 लिखा है और यहाँ पर भी मैंने C नेगेटिव H2 लिखा है। अब हमें क्या बनाना है, प्राइमरी। प्राइमरी का क्या मतलब है, जो ये C नेगेटिव H2 है, ठीक है, प्राइमरी का मतलब है जो एक कार्ब एनायन है वो सराउंडेड होना चाहिए एक कार्बन से, बस एक कार्बन से सराउंडेड हो गया, जैसे कि ये, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। एक कार्बोकैटायन जो है, एक कार्बोकैटायन कह रही हूँ मैं, कार्ब एनायन वाला जो कार्बन है वो एक कार्बन से सराउंडेड है। सेकेंडरी के अंदर क्या है, अगर ये कार्बन 2 कार्बन से सराउंडेड हो जाए, अगर ये कार्ब, ये ऊपर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, अगर ये जो कार्ब एनायन वाला कार्बन है ये 2 कार्बन से सराउंडेड हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बो एनायन कहेंगे। और अगर ये 3 कार्बन से सराउंडेड हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी कार्ब एनायन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे H सेटिस्फाई कर देते हैं हम वैलेंसी, ओके। अब हमने एक गलती की है, वो क्या है, यहाँ पर तो चलो ठीक है, यहाँ पर हमने एक H रिमूव करना पड़ेगा, है ना, तभी तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब ये सब कुछ सही है, जब कार्ब एनायन एक कार्बन से सराउंडेड है तो प्राइमरी है, कार्ब एनायन जब 2 कार्बन से सराउंडेड है तो सेकेंडरी है, और जब कार्ब एनायन 3 कार्बन से सराउंडेड है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कार्ब एनायन कहते हैं, ठीक है, ओके। अब आपको इनकी नेमिंग तो आती है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वैसे इसका नेम क्या है, 2 कार्बन है, देयरफॉर इथाइल कार्ब एनायन, यहाँ पे लिखती नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इथाइल कार्ब एनायन। ये कैसा है, आइसोप्रोपाइल कार्ब एनायन, और ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन, दिस इज व्हाट, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन, ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपको कहूँ कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे कार्ब एनायन को आपने क्लासीफाई करना होता है, मतलब स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो जैसे कार्बोकैटायन के अंदर स्टेबिलिटी चेक होती है, इन द सेम मैनर इसकी स्टेबिलिटी भी उसी तरीके से चेक होती है। कैसे, सबसे पहले आप देखोगे रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक, रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट देखोगे आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, H इफेक्ट लिख ली हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद आप प्रायोरिटी किसे दोगे, I इफेक्ट को, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये आपका प्रायोरिटी का ऑर्डर रहेगा, आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे। पहले आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर रेजोनेंस है या नहीं है, उसके बाद आप चेक करोगे हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, एंड उसके बाद आप चेक करोगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ओके। अब हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, अब आपको मैं कहूँ कि आपको इनको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करना है, तो आप कैसे अरेंज करोगे, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कैसे आपको ये अरेंज करना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्ब एनायन H से सराउंडेड है। यहाँ पे क्या है, कार्ब एनायन किससे सराउंडेड है, CH3। CH3 क्या होता है, अब देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, स्टेबिलिटी बतानी है ना, पहले रेजोनेंस चेक करो। यहाँ किसी में क्वेश्चन में रेजोनेंस है, किसी भी ऑप्शन में रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, देयरफॉर रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है। H इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में आपको H इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा। H इफेक्ट में क्या चेक करते हैं हम,
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या चेक करते हैं, कार्बोकैटायन वाले के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसे कहते हैं ना एच इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट बच गया लास्ट में, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट किसे कैसे होगा, CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब यहाँ पे क्या है, 2 CH3 है, देयरफॉर क्या होगा, प्लस आई 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, 3 CH3 है, 3 CH3 देयरफॉर कितने प्लस आई हो जाएंगे, 3 प्लस आई हो जाएंगे। और हमें पता है, हमने ये पहले देखा हुआ है, ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है ये पहले क्या, कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, है ना। अगर आपको ये रिलेशन नहीं भी पता है, अगर आपको ये रिलेशन नहीं भी पता है तो हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। कैसे, अब देखो प्लस आई ग्रुप्स प्रेजेंट है, प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं, 2 साइड से। इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, 3 साइड से। इसको इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ग्रुप से मिल रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन 2 ग्रुप से मिल रहे हैं, और इस वाले को इलेक्ट्रॉन 3 ग्रुप से मिल रहे हैं। तो अब आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर इंटेंसिफाई हो रहा है, इंटेंसिफाई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है। और आपको पता है, ये तो पता ही होगा कि न्यूट्रल स्पीशीज हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू चार्ज स्पीशीज से, है ना। तो यहाँ पे चार्ज अगर आप इंक्रीज करवा रहे हो तो ये तो कम स्टेबल हो जाएगा। चलो इसके अंदर तो एक ग्रुप से ही चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर तो ऐसे 2 ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें चार्ज इंक्रीज करवा रहे हैं, देयरफॉर ये तो इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल है। और यहाँ पे 3 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, CH3 ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो ये तो लीस्ट, मतलब ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, इन सब में से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। और इसके अंदर ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है ना। देयरफॉर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे। ऐसे तो आपको शायद समझना है, मैं डायरेक्ट लिख लूँ, 1 इज स्टेबल देन सेकेंड, सेकेंड इज स्टेबल देन थर्ड, एंड थर्ड इज स्टेबल देन फोर्थ। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। वैसे अगर आप ये वाला कंसेप्ट लर्न कर लो तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। अब आपने देखा प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितने ज़्यादा प्लस आई होंगे उतने ही जितने ज़्यादा प्लस आई होंगे उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी कार्ब एनायन की, है ना। तो या तो ये लर्न कर लो, ये तो मतलब इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इससे आपको थोड़ा चेक करना पड़ता है कि प्लस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा आएंगे तो इंटेंसिफिकेशन होगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, देयरफॉर ये अनस्टेबल होगा। फिर इसके ऊपर और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर तो 3 जगह से नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दैट्स फाइन, ठीक है, ओके। अब हम एक बार रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कस करते हैं। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। बस आपको मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन लिखवाऊंगी, और वो है ये कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हुआ बेंजीन रिंग के अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हुआ बेंजीन रिंग के अंदर, तो वो किस में हेल्प करेगा, डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज में हेल्प करेगा, डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज में हेल्प करेगा। देयरफॉर उससे क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। उससे जो होगा आपका कार्ब एनायन वो स्टेबल होगा, कार्ब एनायन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना बेंजीन रिंग के अंदर, तो उससे क्या आएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसके, अभी आप सिर्फ ये 2 लाइन लिख लो, अनस्टेबल हो जाएगा कार्ब एनायन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होगा तो उससे अनस्टेबिलिटी आएगी कार्ब एनायन के अंदर, ओके, ठीक है। अब हम एक और जो है टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं एस करेक्टर का, जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर एस करेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो कि जितना एस करेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बताना है कितना एस करेक्टर है। सबसे पहले तो आप मुझे इस क्वेश्चन में ये बताओ कितना एस करेक्टर है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जल्दी से आप कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि आपको टाइम लगे। देखो अब करते हैं, इसके अंदर क्या है आपको पता है, ये जो सी नेगेटिव है कार्ब एनायन, ये 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड के अंदर क्या है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। इस सी नेगेटिव के अंदर क्या है, सी नेगेटिव डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड का मतलब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये सी नेगेटिव सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
ठीक है। अब आपको पता है sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, 50% s करेक्टर होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, 33% s करेक्टर होता है, 33% s करेक्टर। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो 25% s करेक्टर होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास परसेंट s करेक्टर लिखे हुए हैं, अब आप बताओ कौन सा कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो कैसे बताओगे, जिसका s करेक्टर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कार्ब s करेक्टर किसमें, इन सब में से इसमें है ना s करेक्टर, 50% s करेक्टर है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा s करेक्टर है, उसके बाद इसमें लीस्ट इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप s करेक्टर को भी आइडेंटिफाई करोगे। s करेक्टर बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को देख के, बस। ठीक है, ओके। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। देखते हैं, यहाँ पे आपको पता लग रहा है क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्ब एनायन है। ठीक है, एक बार इसको छोड़ते हैं, ये क्या है, sp2 कार्ब एनायन है, ये क्या है, sp3 कार्ब एनायन है। अब sp, sp2, sp3 के अंदर तो आप देख ही सकते हो, अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या चेक करोगे, इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये जो देखो रिंग, ये ऐसे रिंग है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे वो लोकलाइज्ड है। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे वो कैसा है, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज जैसे इस पोजीशन के अंदर मूव तो नहीं कर सकता, ये एक जगह पे अब लोकलाइज्ड है। तो अगर आप इसके अंदर बताओगे तो इसके अंदर तो आप बता सकते हो कि sp सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर sp2, फिर sp3। अब इसका क्या करें, ये सबसे पहले स्टेबल है या इससे कम स्टेबल है। तो अब आप कैसे चेक करोगे, मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अब आप देख रहे हो इसके अंदर कोई रेजोनेंस है नहीं, वहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है इस रिंग के अंदर तो रेजोनेंस है ही। ये रिंग तो ये क्या है, अगर आप सिर्फ इस रिंग को देखोगे तो ये क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग तो रेजोनेंस शो करती है। ठीक है, तो अब इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे होगी, अब इसका चार्ज लोकलाइज्ड हो गया है पर इसका चार्ज लोकलाइज्ड नहीं है, तो देयरफॉर सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड देन ये। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो आप नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या नहीं लोकलाइज्ड है आपको वो चेक करना है, उसके बेसिस पे आप अरेंज करोगे। ठीक है, ओके। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, अब हम ये सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रेजोनेंस है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आर इफेक्ट लिखूंगी। ये क्या है, रेजोनेंस है। इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं, इसके अंदर भी कोई रेजोनेंस नहीं है। पर हाँ, अब आपको ये दिख गया कि ये क्या है, CH3 CH3 CH3, और ये क्या है, प्लस साई इफेक्ट शो करते हैं। 3 प्लस साई इफेक्ट, अब अभी हमने डिस्कस किया था 3 प्लस साई इफेक्ट बहुत कम स्टेबिलिटी है ना, बहुत कम स्टेबिलिटी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन ना ही प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई और इसका माइनस आई तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही हुआ। इन दोनों में से स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, यहाँ पर तो प्लस आई है और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है माइनस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है प्लस आई के। जितना ज़्यादा प्लस आई उतनी कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल हुआ है ना। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, ये। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन, मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन बताना है। देखो इसके अंदर जो कार्ब एनायन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर सॉरी नेगेटिव चार्ज, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड आना चाहिए था पर नहीं है यहाँ पे पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आप देख रहे हो कि इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट बिल्कुल कॉमन है, ऊपर वाला पार्ट कॉमन है, तो हम इसको तो एज अ टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन लेंगे ही नहीं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है OCH3 के अंदर एंड NO2 के अंदर, डिफरेंस सिर्फ यहाँ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, मैंने कहा था मीजोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होगा और फिर आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले देखो मीजोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। अब हमें पता है जो OCH3 होता है वो कैसा ग्रुप होता है, प्लस M या माइनस M, प्लस M ग्रुप होता है। और NO2 कौन सा ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप होता है माइनस M, NO2 माइनस M ग्रुप होता है ना। अब वैसे तो अगर किसी को पता है कि C नेगेटिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है माइनस M के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्लस M के, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अब जिसको ये रिलेशन नहीं पता
तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि प्लस एम ग्रुप क्या काम करता है और माइनस एम ग्रुप क्या काम करता है। देखो प्लस एम ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग के ऊपर, है ना। तो अब ये OCH3 है, OCH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये इसको, इससे इलेक्ट्रॉन, तो इंटेंसिफाई, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज होगा, देयरफॉर चार्ज यहाँ पर इंक्रीज होगा। प्लस एम ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस एम ग्रुप का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा, चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, है ना, चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये इससे लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो इतना तो अब हमने सॉल्व कर दिया, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, बस अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर चाहिए। ठीक है, ओके। तो ऑर्डर आपको पता है, सबसे पहले रेजोनेंस होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, यही ऑर्डर रहेगा। तो सबसे पहले रेजोनेंस किसके अंदर है, इसमें तो है नहीं, इन तीनों में रेजोनेंस है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल पूछा है ना, ऑर्डर तो पूछा ही नहीं है। मोस्ट स्टेबल कौन होगा, मोस्ट स्टेबल वो होगा जिसके पास माइनस एम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो जो फोर्थ है, जो लास्ट वाला है, ये वाला, ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मोस्ट स्टेबल बताना तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये क्या कर रहा है, चार्ज को कम कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, अब हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, C2H5 को ओपन अगर आप करके लिखोगे तो CH2 CH3 ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे CH3 यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि क्या है, एक प्लस आई ग्रुप होता है, ना। ठीक है, यहाँ पे C नेगेटिव दोनों से डायरेक्टली अटैच है प्लस आई ग्रुप से, दो प्लस आई ग्रुप, यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप। हमें पता है C नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, है ना। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप है, तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन बताना है आपको इस क्वेश्चन में, मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन। अब ट्रिपल बॉन्ड दिख गया आपको, ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि ये क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। तो इसके अंदर क्या है, कार्ब एनायन की डबल बॉन्ड से अटैच है, देयरफॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे क्या है, कार्ब एनायन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, देयरफॉर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये कार्ब एनायन है, डबल बॉन्डेड से अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और आपको पता है कि कौन सबसे ज़्यादा sp, sp2, sp3 में से मोस्ट स्टेबल आपको बताना है। तो हमें पता ही है sp के जितना ज़्यादा जिसमें s करेक्टर होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा कार्ब एनायन, है ना। s करेक्टर sp में ज़्यादा होता है, देयरफॉर मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन इज दिस। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब आपको इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है कार्ब एनायन की। अब देखो, ये इतना पार्ट तो सब में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, NO2 में, Cn में, COH में और F में। उसके अलावा तो बाकी सारे पार्ट चारों ऑप्शंस में कॉमन ही है ना। ओके, अब इसमें देख रहे हो रेजोनेंस किसी में भी नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या चेक करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट चेक करोगे। अब NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या होता है, माइनस आई शो करता है या प्लस आई शो करता है, आपको पता है कैसा ग्रुप है, माइनस आई शो करता है, माइनस आई डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। Cn क्या शो करता है, माइनस आई। COH क्या शो करता है, माइनस आई। F क्या है, माइनस आई। अब चारों के चारों माइनस आई है, अब क्या करें। अब मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो में बताया था कि माइनस आई की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, जब सारे माइनस आई हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपको अगर याद हो वो टेबल, तो क्या था ऑर्डर, उसके अंदर अगर आप चेक करोगे ना तो ऑर्डर ये है, मतलब इनके बीच में और भी वैल्यूज आएंगी। आउट ऑफ दीज 4 जो सब NO2 सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, उसके बाद Cn, उसके बाद COH, उसके बाद F। अगर आपको वो सीरीज़ लर्न है, इसलिए वो सीरीज़ लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, बस इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है ना, इसलिए वो आपको आनी ज़रूरी है। और आपको ये भी पता है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है माइनस आई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है प्लस आई के। तो माइनस आई सबसे ज़्यादा कौन शो कर रहा है, NO2 सबसे। इसको अगर मैं नंबरिंग देती हूँ 1 2 3 एंड देन 4, तो सबसे ज़्यादा NO2 है, तो देयरफॉर सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेबल होगा। उसके बाद
Cn है तो Cn सबसे सेकेंड स्टेबल हो गया। ओके, उसके बाद थर्ड पे COH है, देयरफॉर COH एंड देन फोर्थ। ठीक है, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? देखो सब चीज सब में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? NO2 CN COH F। रेजोनेंस नहीं है, चेक क्या कर सकते हो? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर ये आता है, ये किसका ऑर्डर है? -I का ऑर्डर है ना। जो जितना ज़्यादा -I, जो जितना ज़्यादा -I शो करेगा उसका कार्ब एनायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा -I NO2 शो कर रहा है, NO2 का सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर CN शो करता है तो सेकेंड ये, फिर COH एंड देन फिर F। ठीक है, ओके। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। इसके अंदर देख रहे हो, सबसे पहले क्या चेक करोगे? रेजोनेंस चेक करोगे। रेजोनेंस तो इसके अंदर भी है, रेजोनेंस इसके अंदर भी है। उसके अंदर आपको पता है हमने अभी सॉल्व किया था, क्या है? लोकलाइज्ड है नेगेटिव चार्ज। तो सब ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया होगा, आपको पता ही चल गया होगा रेजोनेंस वाला है तो सबसे लीस्ट स्टेबल तो वो हो गया। अब इन दोनों में से कैसे चेक करोगे? अब इसमें आप एक बात चेक करो, इसमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे सिर्फ एक पाई बॉन्ड की वजह से, मतलब एक पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होगी, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होगी, है ना। एक पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होगी, देयरफॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम बनेंगे। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड की क्या होगी? डीलोकलाइजेशन होगी, देयरफॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे ज्यादा बनेंगे। और आपको पता है जितना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होता है ना। तो अगर मैं आपको इन दोनों में से बोलूं कि लेस रेजोनेंस मोर रेजोनेंस किस में है, तो इसके अंदर लेस रेजोनेंस है। आप ऐसे लिख सकते हो, इसके अंदर लेस रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड की ही डीलोकलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन हो रही है, देयरफॉर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर मोर रेजोनेंस है। तो अब आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओगे तो सबसे ज्यादा इसके अंदर स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा इसके अंदर स्टेबल ये है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा सेकंड, उसके बाद फर्स्ट एंड उसके बाद थर्ड। आई होप इट्स क्लियर। सबसे पहले सेकंड मोर रेजोनेंस, उसके बाद लेस रेजोनेंस वाला, और उसके बाद जिसके अंदर लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है वो। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगेन क्या चेक करोगे? रेजोनेंस है या नहीं है? यहाँ पे रेजोनेंस दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, रेजोनेंस तो है। ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो रेजोनेंस है डायरेक्ट, आपको दिख गया। नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। पर आपको एक बात दिखी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या है? sp2 कार्बन है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? sp3 कार्बन है। कार्बो एनायन है ना, sp2 कार्ब एनायन, sp3 कार्ब एनायन। ओके, अब अगर आप अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले क्या चेक करोगे? रेजोनेंस, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो ये है। इन दोनों के अंदर sp2 कार्ब एनायन में से और sp3 कार्ब एनायन में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? हम इसका थर्ड या फोर्थ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं एस करेक्टर के बेसिस पे। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस करेक्टर, और इजी भी है ना। इसमें क्या ही डिफरेंस है? अब आपको पता है sp2 के अंदर कितना 33% एस करेक्टर होता है, sp3 के अंदर 25% एस करेक्टर होता है। जिसके अंदर एस करेक्टर ज्यादा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन है ना, हमने अभी देखा है। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये सबसे पहले रेजोनेंस वाला स्टेबल, उसके बाद ये एंड उसके बाद ये। आई होप इट्स क्लियर। ओके ओके, अभी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बताओगे तो कैसे चेक करोगे? रेजोनेंस है या नहीं है ना। रेजोनेंस तो है, इसके अंदर भी रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, इसके अंदर भी रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, इसके अंदर भी रेजोनेंस है, तीनों के अंदर रेजोनेंस है। हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन किसके अंदर होता है? क्या कंडीशन थी हाइपर कॉन्जुगेशन की? आपको लर्न है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या क्या पढ़ा था हमने? 3 कंडीशन थी। कब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? कार्बोकैटायन के केस में, कार्बन फ्री रेडिकल के केस में और एल्कीन के केस में, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके साथ कोई ऐसे ग्रुप अटैच होता है तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बो एनायन का जो ऑक्टेट होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है, बताया था ना हमने, वो डिस्कस किया था। देयरफॉर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है यहाँ पर। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो क्या इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा? अब एक इंडक्टिव इफेक्ट ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेजोनेंस में हम कम ज़्यादा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइजेशन एक पाई, सब में सिंगल पाई ही है, सिंगल पाई बॉन्ड है, देयरफॉर डीलोकलाइजेशन एक ही पाई बॉन्ड की होगी। तो ऐसे कैसे बताएं रेजोनेंस के बेसिस पे? तो अब इसके अंदर प्लस आई माइनस आई के बेसिस पे ही बता सकते हैं। अब ऐसा कोई सच ग्रुप भी अटैच नहीं है कि प्लस आई हो माइनस आई हो। तो लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्ब एनायन, है ना। देखो ये जो कार्ब एनायन है वो किससे सराउंडेड है? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो देयरफॉर ये क्या है? सेकेंडरी कार्ब एनायन।
ये कार्ब एनायन किससे सराउंडेड है? 2 कार्बन से सराउंडेड है, एक ये और एक ये, सेकेंडरी कार्ब एनायन है, ठीक है। ये जो कार्ब एनायन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से सराउंडेड है, देयरफॉर ये क्या है? प्राइमरी कार्ब एनायन। और ये जो कार्ब एनायन है वो 3 से सराउंडेड है, एक ये और एक ये, देयरफॉर ये क्या है? टर्शरी कार्ब एनायन है। और हमें पता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है कार्ब एनायन की। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल बताओ कौन होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है? टर्शरी के अंदर हमने क्या देखा था? टर्शरी के अंदर हमने देखा था कि सी नेगेटिव के पास 3 Me ग्रुप अटैच है। Me ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप क्या करते हैं? प्लस आई शो करते हैं। जितना ज़्यादा प्लस आई उतनी ही कम स्टेबिलिटी कार्ब एनायन की। तो देयरफॉर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये होता है। तो अगर मैं आपको इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा प्राइमरी होगा। आंसर यहाँ लिख दूँ मैं? यहाँ आंसर लिख देती हूँ। सबसे ज़्यादा क्या है? सेकंड है, उसके बाद फर्स्ट है और उसके बाद थर्ड है। आई होप इट्स क्लियर। इसका आंसर है ये सेकंड। देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये क्या है? सेकेंडरी कार्ब एनायन, ये प्राइमरी कार्ब एनायन, ये टर्शरी कार्ब एनायन। ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी कार्ब एनायन मोर स्टेबल, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शरी होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी, देयरफॉर सेकंड का स्ट्रक्चर ये, उसके बाद फर्स्ट एंड उसके बाद थर्ड। आई होप इट्स क्लियर। ओके, ये क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले खुद ट्राई करो, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद ट्राई करो ये क्वेश्चन। चलो करें स्टार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? NO2 की पोजीशन पर डिफरेंस आ रहा है। ग्रुप तो सेम ही है सब में, NO2 ग्रुप सब में सेम है, पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इसकी पोजीशन पर। ये यहाँ ऑर्थो प्रेजेंट है, यहाँ पे पैरा पे और यहाँ पर मेटा पे, ओके। अब NO2 ग्रुप क्या कौन सा इफेक्ट शो करता है? सबसे पहले क्या कैसे सॉल्व करते हैं? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। रेजोनेंस देखो, NO2 क्या होता है? प्लस M इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर भी NO2 प्लस M शो करता है, यहाँ पर भी NO2 प्लस M शो करता है। जब हमने मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मीजोमेरिक इफेक्ट एट मेटा पोजिशन 0 होता है। याद है आपको? अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसलिए आपको पहले ये हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब आपको पता होने चाहिए। मीजोमेरिक इफेक्ट ये सब पता होने चाहिए, है ना? ओके। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मेटा पोजिशन पे जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो 0 होता है ना? तो अगर आपको ये क्या है? ये ऑर्थो पोजिशन है, ये पैरा है और ये मेटा है। यहाँ पर 0 इफेक्ट होता है, देयरफॉर सबसे लीस्ट स्टेबल तो ये हो गया। अब इन दोनों में से कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? एक ऑर्थो है, एक पैरा है, तो इसके बेसिस पे आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा? इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? और तो कोई ऑप्शन रहा नहीं। तो आपको पता है अब ये क्या है? अब ये तो माइनस आई ग्रुप है और ये भी माइनस आई ग्रुप है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो आपको मैंने एक बात बताई कि जो कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना कम डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना? इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस कम उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा। तो डिस्टेंस कम, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन ज़्यादा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा ये। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, बस अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कार्ब एनायन का बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, है ना? अब इसके अंदर ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? NO2Cl एंड देन CH3। सबसे पहले क्या चेक करोगे? रेजोनेंस चेक करोगे, ओके। NO2 क्या होता है? प्लस M ग्रुप होता है या माइनस M ग्रुप होता है? ये कौन सा ग्रुप होता है? प्लस M ग्रुप होता है, सॉरी माइनस M ग्रुप होता है। Cl क्या होता है? ये प्लस M ग्रुप होता है। और CH3 क्या होता है? प्लस I होता है, क्योंकि ये ना प्लस M होता है ना माइनस M होता है ना? ओके। अब इसके बेसिस पे आपको पता है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है माइनस M के, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है प्लस M के। यहाँ पे माइनस M है, यहाँ पर प्लस M है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो आपको पता लगी क्या होगा? सबसे पहले कौन स्टेबल होने वाला है? ये स्टेबल होने वाला है, ओके। वैसे अगर मैं आपको बात बताऊँ एक, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमेशा मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट के, है ना? एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेलोजन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेलोजन्स। ये मैंने लिखवाई थी ना आपको लाइन, बहुत बार ये लाइन लिखवा चुकी हूँ मैं आपके, कि मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स के केस को छोड़ के बाकी हमेशा जो है मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव से हमेशा डोमिनेटिंग करता है। अब यहाँ पे आ गया हेलोजन,
तो यहाँ पे हम इसका मीजोमेरिक इफेक्ट तो देखेंगे नहीं, हम इसका क्या देखेंगे, प्लस आई देखेंगे या माइनस आई देखेंगे, है ना। तो Cl क्या शो करता है, माइनस आई शो करता है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली माइनस आई लिख दिया, ठीक है, ओके। अब अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करना हो तो आप कैसे अरेंज करोगे, ये माइनस है, मैं यहाँ तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस आई प्लस आई, और आपको एक और चीज़ पता है, ये वाली चीज़ कि C नेगेटिव जो कार्ब एनायन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है माइनस आई के, यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे प्लस आई है, बात खत्म। अब जिसको ये रिलेशन पता है वो तो इस क्वेश्चन को बहुत सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है। अब जिसको ये रिलेशन नहीं पता, मैं उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप क्या करता है, माइनस एम ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, माइनस एम का मतलब होता है, हाँ सही तो बोल रही हूँ मैं कंफ्यूज होगी प्लस एम और माइनस एम के बीच में। देखो माइनस एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेगा, जितने ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर से कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा ना, जितने ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉन लेगा उतना चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम होगा देयरफॉर स्टेबिलिटी आएगी, ओके। अब इसमें देखो इन दोनों में, अब माइनस आई ये भी है, ये भी क्या ले रहा है, चार्ज को ले रहा है, देयरफॉर इसमें भी क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अब इन दोनों में कैसे कंपैरिजन किया, ये मीजोमेरिक है देयरफॉर इसलिए इसको कंपैरिजन किया, ठीक है, ओके, मतलब मीजोमेरिक है देयरफॉर ये ज़्यादा स्टेबल है। अब ये क्या है, ये तो प्लस आई है, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो चार्ज को और इंटेंसीफाई कर रहा है, चार्ज को और इंटेंसीफाई कर रहा है। अब चार्ज बढ़ा रहा है देयरफॉर ये तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप ये रिलेशन लर्न कर लो, इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ऐसे वो करोगे चार्ज इंक्रीज होगा बढ़ेगा, क्वेश्चन तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मैथड है, दैट्स वाई प्लीज लर्न दिस डेटा, ठीक है, तो आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ओके। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कार्बन आयन के, आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आए हैं, ठीक है। पर अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, उसके बाद हम फ्री रेडिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप होमवर्क नोट करो, आप जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो या नोटबुक में लिखो, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बताना आपको वही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ओके। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्री रेडिकल से। अब फ्री रेडिकल के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो फ्री रेडिकल और यू कैन से कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब होता है कार्बन जिसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें, ओके। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे होता है 120 डिग्री का एंगल, यहाँ पे सपोज कोई भी RR ग्रुप प्रेजेंट है और इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब एक चीज़ तो हमने मिस कर दी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमने ड्रॉ ही नहीं किया, ये रहा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होती है, p ऑर्बिटल होती है, किसकी p ऑर्बिटल, कार्बन की, दिस इज p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ठीक है, ओके। वैसे इसको अगर कहा जाए ना तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होती है, कोई चार्ज नहीं होता ना इसके ऊपर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज, बिकॉज कोई चार्ज नहीं देख रहे ना इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना इसके ऊपर माइनस चार्ज है, देयरफॉर एक ऐसी स्पीशीज है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होती है। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पूछो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, ऑफ कोर्स 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा, ऑक्टेट के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब एक बात और देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है, कार्बन फ्री रेडिकल बनता कैसे है। देखो सबसे पहले सपोज यहाँ पे कुछ इस टाइप का है CH3 और यहाँ पे आपका कोई भी Z ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सपोज मैं यहाँ पे CH3 ले लेती हूँ, Z तो क्या ये CH3 ले लेती हूँ। अब सपोज इसके अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है ये जो बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। एक 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो होगा क्या, होगा ये कि CH3 ऐसे बन जाएगा
और CH3 एक फ्री रेडिकल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, लाइट और हीट। लाइट और हीट की प्रेजेंस में आप इथेन मॉलिक्यूल की अगर होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो ये क्या बन गए, दो मिथाइल रेडिकल्स बन गए। इनको क्या कहते हैं हम, मिथाइल रेडिकल्स कहते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल्स। दीज आर नोन एज मिथाइल फ्री रेडिकल्स। आई होप इट्स क्लियर। ओके, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करें। अगर सपोज मैंने क्लोरीन का ऐसे मॉलिक्यूल लिया, अब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप इसको इरेडिएट करवाते हो हीट या फिर लाइट से, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज जाएगी तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। क्या बन गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस तरीके से कार्बन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अच्छा अब कार्बन फ्री रेडिकल की अब आपने स्ट्रक्चर देखा था, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखी है आपने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखी है। देयरफॉर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बॉन्ड एंगल आपको पता ही है, अभी मैंने मेंशन किया था कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, ऑफ कोर्स पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की वजह से कैसा नेचर होता है इसका, पैरामैग्नेटिक होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देख के बताओ, स्ट्रक्चर के अंदर आपने ड्रॉ किया अभी अभी स्ट्रक्चर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है ना, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये स्ट्रक्चर है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। बॉन्ड पेयर टोटल कितने हैं, लोन पेयर तो कोई है नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है। और कुछ है इसमें बताने लायक, बस इतना हो गया। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, क्यों इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट में, देयरफॉर ऑक्टेट इसका क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ओके, अब ये तो हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टेबिलिटी की बात। अगर वही सेम कहानी है, यहाँ पे मैंने लिखा CH2, यहाँ पे मैंने लिखा CH, यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्री रेडिकल। अब इसको मैंने CH3 से अटैच करवा दिया, इसको मैंने 2 CH3 से अटैच करवा दिया, और इसको मैंने 3 CH3 से अटैच करवा दिया। अब आप बताना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है, मतलब कैसे है प्राइमरी। जब कार्बन फ्री रेडिकल एक कार्बन से सराउंडेड होगा तो उसे प्राइमरी कहेंगे, जब कार्बन फ्री रेडिकल 2 कार्बन से सराउंडेड होगा तो हम उसे सेकेंडरी कहेंगे, और जब कार्बन फ्री रेडिकल 3 कार्बन से सराउंडेड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे यहाँ पे होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो रहेगा वो ऐसे होता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है किसका, कार्बन फ्री रेडिकल का। अब ऐसा क्यों हुआ है, मतलब टर्शरी, वाई टर्शरी इज मोर स्टेबल। जिनको ये रिलेशन पता है कि कार्बन जो फ्री रेडिकल होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है माइनस आई, उन्हें तो पता होगा, उनको तो डायरेक्ट पता है। पर जिसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि टर्शरी, वाई टर्शरी इज मोर स्टेबल। देखो यहाँ पर टर्शरी के पास यहाँ पे क्या है, CH3 प्रेजेंट है ग्रुप। CH3 क्या करते हैं, CH3 करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या लेने का काम करते हैं, देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगी, किसकी, डीलोकलाइजेशन होगी फ्री रेडिकल की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, ऐसे कह दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी। अब जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, ये तो आपको पता ही है ना। क्यों, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, और जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतना ही ज़्यादा टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। यहाँ पे इससे कम डीलोकलाइजेशन है, क्यों, क्योंकि 2 ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके अंदर सबसे कम डीलोकलाइजेशन होती है, देयरफॉर सबसे कम स्टेबिलिटी आती है प्राइमरी फ्री रेडिकल की। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब इनकी नेमिंग करें। इसका क्या नाम होगा, क्या है ये, 2 कार्बन है ना, देयरफॉर इथाइल फ्री रेडिकल। इसका नेम क्या है, इथाइल फ्री रेडिकल। इसका नेम क्या है, 3 कार्बन है, और कैसे आइसोप्रोपाइल के केस में है ना, देयरफॉर इसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। इसका क्या नाम है, एक मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, और कितने से सराउंडेड है, 3 से, देयरफॉर टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये क्या हो जाएंगे, इनकी नेमिंग हो जाएगी।
अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, इसका क्या नेम होगा? इसका क्या नाम है? कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। नेमिंग आगे करनी, नेमिंग वैसे आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आता और बहुत कुछ है देने के लिए एक्सेप्ट नेमिंग, ठीक है। तो देयरफॉर ये तो आएगा नहीं, बस आपको मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे सब कुछ होता है। ओके, अब पता चल गया आपको कार्बन फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक क्लीवेज होती है ना, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आप यहाँ पे एक नोट बना के लिखोगे और उस नोट के अंदर आप मेंशन करोगे कि वैसे जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है उसकी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। पर दो केसेस में इसका स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट करता है, मतलब दो केसेस में स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। जब एक तो ब्रिज हेड कार्बन फ्री रेडिकल होगा ना, ब्रिज हेड फ्री रेडिकल जो होगा उस केस के अंदर कार्बन फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पिरामिडल। तो कार्बन फ्री रेडिकल पिरामिडल शेप का होगा, कार्बन फ्री रेडिकल पिरामिडल शेप का होगा। और अगर कार्बन फ्री रेडिकल के पास कोई ऐसा, ये क्या है, कोई ऐसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा तो भी इसकी शेप कैसी होगी? पिरामिडल ही होगी। यहाँ एक ही जगह एक्स लिख लो, ठीक है। तो आप ये नोट बना के लिखोगे कि जनरली क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। पर दो केसेस के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता। दो केसेस कौन से हैं ऐसे? ये दो केसेस। जब ब्रिज हेड फ्री रेडिकल होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पिरामिडल शेप होगी। और जब एक कार्बन फ्री रेडिकल अटैच होगा विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तब उसकी शेप क्या होगी? पिरामिडल होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे इसकी शेप पूछूं तो इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होती, इसकी शेप पिरामिडल होती है, ठीक है। तो आप इन दोनों केसेस को ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताने रह गई थी, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो यही होएगा, पहले रेजोनेंस चेक करोगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। पहले रेजोनेंस चेक करोगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करोगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करोगे। ओके, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? तीन जो है बेंजीन रिंग अटैच है, 3 बेंजीन रिंग अटैच है, देयरफॉर बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होगी। 2 बेंजीन रिंग अटैच है, इससे कम रेजोनेंस होगी। 1 बेंजीन रिंग अटैच है, इससे कम रेजोनेंस होगी। देयरफॉर सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसमें, सबसे कम रेजोनेंस इसमें, फिर इसमें। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कार्बन फ्री रेडिकल का ये। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ऑफकोर्स हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही। अल्फा एच कितने हैं? ये कार्बन फ्री रेडिकल है, किसने से सराउंडेड है? इस कार्बन से सराउंडेड है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या है? 1 हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे? अल्फा हाइड्रोजन अगर आप चेक करोगे, एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे ऐसे है फ्री रेडिकल, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। देखो ये फ्री रेडिकल है, कितने कार्बन से सराउंडेड है? 1 2 3, 3 कार्बन से सराउंडेड, देयरफॉर ये सारे अल्फा कार्बन है। अब ये क्या है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगी और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होगी, सारी अल्फा हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे देखो ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है ये इस कार्बन से सराउंडेड है, इससे सराउंडेड है, अटैच है, मतलब कि ये कितना है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी? 1 2 3 4, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी? 4, अल्फा हाइड्रोजन 4 होगी। यहाँ पे क्या है? ये कार्बन फ्री रेडिकल है, सिर्फ एक ही कार्बन से सराउंडेड है। देखो 1 2 3 बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ ही बना रखे हैं, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, देयरफॉर अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी? 1। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है? जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, है ना। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें, देयरफॉर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर उससे ज़्यादा कम उसमें। आई होप इट्स क्लियर। चलो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी कार्बन फ्री रेडिकल से रिलेटेड, आप वो सॉल्व करना। देखो ऑफ कोर्स ऑर्डर बताना है आपको स्टेबिलिटी का। सबसे पहले क्या चेक करोगे? रेजोनेंस चेक करोगे। रेजोनेंस है इसमें, ये देखो ये रेजोनेंस ही तो है, 2 जगह से रेजोनेंस मिल रही है। ये कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ भी मूव कर सकते हैं ना, 2 जगह से। देखो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, है ना, तो ये रेजोनेंस होगी, 2 जगह से रेजोनेंस हो सकती है। ओके, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है,
कैसे है, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे, मतलब रेजोनेंस तो है ही, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। रेजोनेंस यहाँ पर भी है, रेजोनेंस यहाँ पर भी है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा सबसे लीस्ट स्टेबल तो यही होगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। अब इन दोनों में से रेजोनेंस किस में ज़्यादा है किस में कम है वो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दो जगह से रेजोनेंस मिल सकती है, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, है ना। देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं मोर रेजोनेंस है। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह से रेजोनेंस मिल सकती है इस कार्बन फ्री रेडिकल को, वो है यहाँ से, तो इसके पास क्या लेस रेजोनेंस है। देयरफॉर इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पे कम, यहाँ पे तो है ही नहीं। रेजोनेंस पता है ना कैसे चेक करते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। देखो जैसे कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, अब देखो कार्बन फ्री रेडिकल सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, कैसे होता है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, इसके ऊपर मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप की वो बन जाएगी, मतलब इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ना तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी रेजोनेंस की, मेसोमेरिक इफेक्ट की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। अब आप कुछ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके। अब आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आपको बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे आप ये अपना कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा इससे, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आराम से बैठ के। हमने बहुत सारे क्वेश्चन वैसे डिस्कस किए हैं, आई होप लेक्चर बोरिंग तो नहीं रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली ना मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, सो दैट आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना हो, यहीं पे आपका सारा काम हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।